नाजरीन, आपका इस्तकबाल है हमारे इस शो में जिसका नाम है वर्ड ऑफ गॉड। आप इससे पहले हमारे एपिसोड्स देख चुके हैं। मेरे साथ फिर एक बार जुड़ने के लिए मेरे साथ हैं वसी अहमद नुमानी साहब, इस्लामिक स्कॉलर एंड ए सीनियर एडवोकेट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। वसी अहमद नुमानी साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस शो में जिसका नाम है वर्ड ऑफ गॉड। आप हमारे इस शो पर इससे पहले भी कुरान एंड साइंटिफिक एवोल्यूशंस वगैरह के बारे में हमने बात की, जो बहुत पॉपुलर हुआ, वो एपिसोड बहुत पॉपुलर हुआ। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली एम्ब्रियोलॉजी को एट लेंथ समझने की कोशिश करेंगे। आप मुझे पहले डिफाइन करेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ एम्ब्रियोलॉजी? एम्ब्रियोलॉजी औरत और मर्द की मुलाकात के बाद बच्चा जब तक पैदा होता है उसके 3 स्टेजेस होते हैं मेनली। तो उस 3 स्टेजेस के अलग अलग हिस्सों को जब बच्चे को बढ़ते हुए हम देखते हैं, उस हिस्से को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। ये बच्चा जो बढ़ता हुआ रहता है। अब इसमें नुत्फ़ा का करार पाना, फिर उसके बाद 6 अलग अलग मदारिज का होना, तब उसके बाद 6 मदारिज को कंप्लीट कर लेने के बाद तब इंसान की शक्ल सूरत की जब हो जाती है, तो 9 महीने के आसपास जब बच्चा हो जाता है, 2-4-5 दिन पहले या बाद, तब वो बच्चा पैदा होता है। एम्ब्रियोलॉजी का मतलब बढ़ता हुआ बच्चा, बुनियाद पड़ा हुआ बच्चा, डेवलप करता हुआ बच्चा। ये मोटे मोटे लफ्ज़ों में एम्ब्रियोलॉजी कह सकते हैं। लेकिन अब क्योंकि हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से समझने के लिए ज़रूरी है कि साइंस किस हद तक इसको एक्सप्लेन करता है। और जैसे आप स्कॉलर हैं, कुरान मजीद के स्कॉलर हैं, और यू हैव डन सो मच रिसर्च ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एम्ब्रियोलॉजी पे, कहीं कॉन्फ्लिक्ट आपको ये साइंटिफिक एवोल्यूशंस एंड आल्सो साइंटिस्ट की तरफ से कोई कॉन्फ्लिक्ट कभी आया ऐसा समझने में? किसी जगह कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि कुरान का मोजज़ा हमको सामने लगता है। और साइंटिस्टों ने, एम्ब्रियोलॉजी के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं जैसे डॉक्टर कीथ मोर हैं, उनकी रहनुमाई में साइंटिस्टों ने रिसर्च कर लेने के बाद जो कुछ भी नतीजा निकाला है वो बिल्कुल हूबहू सूरह मोमिनून चैप्टर नंबर 23 में बिल्कुल हूबहू उसी के मदारिज तय किए गए हैं। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, 1981 में दम्माम यूनिवर्सिटी में 2 दिन के कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो गया। उन्वान यही था कि माँ के पेट में बच्चा कैसे डेवलप होता है, कितने दर्जे हैं उसके, कितने फेजेस फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन, कितने स्टेजेस हैं, और तब चल के वो बच्चा पैदा होता है। तो सेमिनार में जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे एम्ब्रियोलॉजी के, बच्चों के डेवलपिंग ऑफ ह्यूमन के, ख़ास तौर से डॉक्टर कीथ मोर, जिन्होंने बहुत अच्छी किताब लिखी है और डॉक्टरी पढ़ाने के लिए बहुत अहम किताब है, डेवलपिंग ऑफ ह्यूमन, उस किताब का नाम है डेवलपिंग ऑफ ह्यूमन। तो उस टॉपिक पे जो बहुत बड़ा काम किया है डॉक्टर कीथ मोर ने किया है, और 1981 में
दमम यूनिवर्सिटी में दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने मुबाहिसा कर लेने के बाद, एनालिसिस तजज़िया कर लेने के बाद जो रिपोर्ट दी, उन लोगों ने कहा कि देयर आर 6 स्टेजेस, ऑन द बेसिस ऑफ दोज 6 स्टेजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन, means after having the relation between husband and wife, there are 6 stages, and those 6 stages are: number 1 fertilization, नुत्फे का करार पाना, उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ द लीच, जोंक की शक्ल का होना, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट यानी लोथड़ा का बनना, उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स इन द क्लॉट, यानी उस गोश्त के लोथड़े में हड्डियों का बनना, हाथ पाँव इन सब चीज़ों के पहले हड्डियाँ बनती हैं। इन हड्डियों के बनने के बाद तब ये होता है कि फ्लैशिंग ऑफ द बोन, यानी उन हड्डियों को गोश्त से कवर करना, 5वां है स्टेज। छठा स्टेज ये होता है, हाँ, छठा स्टेज ये होता है कि इंसान की शक्ल सूरत का वो उस बच्चे का हो जाना, ठीक है। तब इन 6 स्टेजेस के कंप्लीट होने के बाद वो बच्चा पैदा होता है। ये साइंटिस्टों ने रिसर्च करके बताया। कितना अच्छा लगा होगा कि यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब वो लोग जो कुरान करीम को भी जानते थे और साइंस को भी, उन्होंने ये कहा कि सर यू हैव स्टेटेड 6 स्टेजेस, ऑल दीज 6 स्टेजेस आर अवेलेबल इन द वर्सेस ऑफ द कुरान। कहाँ कहाँ ये दमाम की? अच्छा, तो मुस्लिम साइंटिस्ट ने ये पेश किया जी। तो साइंटिस्टों ने कहा कि इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये कैसे? यस ऑफ कोर्स इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? हाउ कैन इट बी? बिकॉज़ कुरान पाक तो 1400 साल पहले ही वाज आस्क्ड कि व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल सर। तो जो रिप्लाई दिया है कीथ मोड ने वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। उन्होंने कहा बिकॉज द रिजल्ट विच वी आर गिविंग यू इन द कॉन्फ्रेंस कि देयर आर 6 स्टेजेस, दिस इज द रिजल्ट, दिस इज द आउटकम ऑफ द वर्क of the doctors or the researchers all over the world for the last 30 to 50 years only। यानी हम जो रिजल्ट अभी आपको बता रहे हैं वो तो पिछले 30 से 50 साल में पूरी दुनिया के साइंटिस्टों ने जो कोशिश करके बताया है वो रिजल्ट हम आपको बता रहे हैं। 30 से 50 यानी 1981 में कह रहे हैं कि 1981 में कह रहे हैं 30 से 50 साल पहले दुनिया जानती ही नहीं थी कि ये 6 स्टेजेस हैं या कितने। 1920 से पहले कोई जानता ही नहीं था कि क्या है। आपकी कुरान करीम तो 1400 साल पुरानी है, उस पुरानी किताब में ये बात कैसे हो सकती है? तो साइंटिस्टों ने कहा कि सर बट इट इज़ देयर। कहा बताओ कहाँ पर है? तो सूरह मोमिनून चैप्टर नंबर 23 की आयत है, वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन। इसमें देखिएगा 6 स्टेजेस आ जाते हैं। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन सुम्मा जअलनाहु नुतफ़तन फ़ी क़रारिन मकीन सुम्मा ख़लक़नन नुतफ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमन सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। ये 6 स्टेजेस आ गए इस कुरान करीम में। तो देखिए साइंटिस्ट का एक बड़ा कमाल होता है, वो कमाल ये होता है कि वो किसी भी वो ज़िद्दी नहीं होते, किसी भी आइडिया को राइट वो रिजेक्ट नहीं करते। एग्जैक्ट उन्होंने ये कहा कि हम लोग खुद पढ़ेंगे कुरान करीम को। तर्जुमा जब सीख लिया तो फिर सब लोग इकट्ठा हुए। 1.5 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर तो साइंटिस्ट का बड़ा दिमाग है कुरान। यस ऑफ कोर्स जब तर्जुमा भी सीख लिया तो कहा कि यस ऑफ कोर्स whatever has been stated in the verses of the Quran is just according to our research। तो साइंटिस्टों में से कुछ ने एतराज़ किया कि व्हाट इज़ द मिरेकल इन इट, अगर मान लीजिए वो है भी उस कुरान करीम में तो ये क्या मुजज़ा है? कहा क्यों? कहा इसलिए कि हो सकता है किसी आदमी ने माँ के पेट में माइक्रोस्कोप से देख लिया होगा 6 स्टेजेस को, इसको लिख दिया होगा। तो दूसरा ग्रुप साइंटिस्टों का कहता है कि साहब 610 ईस्वी की बात है कुरान करीम, और माइक्रोस्कोप का ईजाद हुआ है 17वीं सदी में। माइक्रोस्कोप उस वक्त था ही नहीं, माँ के पेट में देखा कैसे जा सकता था? सही बात। तो फिर कहा यस ऑफ कोर्स। तो दूसरे साइंटिस्ट ग्रुप ने कहा हो सकता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जहन मुबारक से कहा होगा। तो फिर साइंटिस्ट ही बोलता है कि बट ही वाज उम्मी। तो जब उम्मी थे वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो ऐसी पोजीशन में आकर ये पेचीदा मसले को हुजूर कैसे बता सकते थे? यस ऑफ कोर्स इट इज़ आल्सो करेक्ट।
تو جب یہ ساری چیزیں ہو گئیں، ان چیزوں کے بعد جو فیصلہ سنایا انہوں نے، تاگاسن نے بھی، موریس بوکیلے نے بھی، وہ بات سمجھنے کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان سب چیزوں کو غور کرنے کے بعد کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ان سب چیزوں کو غور کرنے کے بعد مائکروسکوپ سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ therefore the conclusion would be کہ یہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو کوئی یہ تو ایسی بات ہوگی کہ ان کو یقین کرنا پڑا اور ایمان لانا پڑا، تقریباً ایمان لانے والی جیسی بات ہے۔ لیا انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ حالات بتاتے ہیں کہ یہ قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو لکھا ہی ہوا نہیں جا سکتا تھا۔ اب اس پر ایک بات میں عادل بھائی کہنا چاہوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امی اس وقت تک کیوں بنا کے رکھا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس سلسلے میں قرآن کی ایک آیت ہے جو معجزہ ہے، وہ یہ ہے وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، یعنی اس کا سینس یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ اے میرے حبیب، میں جانتا تھا قرآن کریم پر اس طرح کا الزام آئے گا، اسی لیے میں نے آپ کو امی بنا کے رکھا تھا تاکہ جب الزام لگے تو قرآن کریم خود جواب دے۔ چونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اس وقت تک لکھنے پڑھنے کا ماحول ہی ان کے ہاتھ سے لکھ نہیں سکتے تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے کسی کتاب کو، اس لیے کہ نہ یہ کاپی کر سکتے تھے نہ یہ لکھ سکتے تھے۔ یہ ایسا جواب ہے کہ قرآن شریف کا ایک معجزہ ہے، دنیا نے مانا، ان لوگوں نے بھی مانا کہ قرآن کریم اللہ تبارک تعالیٰ کی نازل ہوئی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے راست اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ ایک حصہ تو یہ ہے امبرائڈری کا، دوسرا حصہ قرآن کا ایک اور معجزہ بتاتا ہوں، امبرالوجی کے اس حصے میں اسی سے ملتا جلتا ہے کہ یہ الزام لگایا جاتا ہے عورتوں پر، وہ عورت جو ایک یا دو یا تین بیٹیاں جنم دیتی ہیں تو اس وقت سماج یہ کہتا ہے، خاص طور سے نندیں اور ساس یہ کہتی ہیں کہ یہ تو بہت منحوس عورت آئی ہے، خالی بیٹی پیدا کرتی ہے۔ But that reply has been given by the science of the Quran also. What science says؟ کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، mother has no role to play، ماں کا کوئی رول نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ بات کلیئر ہونا چاہیے کہ بیٹا یا بیٹی بچہ پیدا کرنے میں ایسا نہیں کہ ماں کا کوئی رول نہیں ہے، جتنا باپ کا رول ہے اتنی ہی ماں کا رول ہے۔ مگر میں جو بول رہا ہوں آپ کو، میں بول رہا ہوں جینس کے بارے میں، لنگ کے بارے میں، وہ میل اور فیمیل کے بارے میں یہ میں بول رہا ہوں کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، اس پر خالی میں بتا رہا ہوں جینڈر۔ یس، تو سائنس نے اس چیز کو یہ ثابت کیا ہے کہ ماں کا کوئی رول نہیں۔ کیسے ثابت کیا انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ after having the relation between husband and wife, when there is discharge from the mother and from the father also, in that condition father supplies X chromosome and Y chromosome both۔ یہ تو مادہ منویہ ہوتا ہے، اس میں کروموزوموں سے ہوتے ہیں، دھاگے ہوتے ہیں، اور 23 دھاگے ہوتے ہیں فادر میں، 23 کروموزوم ہوتے ہیں فادر کے جس اس میں بنی میں، اور 23 ہی ہوتے ہیں مدر میں۔ یہ 23 دونوں مل کے 46 بناتے ہیں۔ ان 23 میں سے 22 تو ہوتے ہیں دوسرے بدن کے جسم کے ڈیولپمنٹ کے لیے، مگر 23واں جو ہوتا ہے وہ صرف جینس کا جینڈر کے لیے ہوتا ہے۔ اب سنیے، سائنس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایکس کروموزوم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کی شکل ایکس کی ہوتی ہے انگریزی کی، وائی کروموزوم انگریزی کے وائی کی شکل کی ہوتی ہے۔ دنیا ویسی نظر آتی ہے، آف کورس سائنس نے پروو کیا کہ ایکس کروموزوم وائی کو، پوری دنیا کی جتنی خواتین ہیں، ایوری لیڈی ہیز گاٹ اونلی ون کروموزوم، دیٹ از ایکس کروموزوم، اونلی ون کروموزوم۔ So that means she cannot be blamed at all. Just I'm coming. She's got only one option, that is X. No, not one. Of course, she has got only X chromosome, right? Father has got X chromosome and Y chromosome both. When father gives X chromosome given by father mixes with the X chromosome of mother. ماں کے پاس جو ایکس کروموزوم ہے اس کی ملاقات فادر نے اگر ایکس کروموزوم ہی ایک ایکشن میں دیا ہے تو ایکس کروموزوم سے مل کے صرف بیٹی پیدا کرے، اور باپ نے اگر وائی کروموزوم دیا ہے تو باپ کا دیا ہوا وائی کروموزوم ماں کے ایکس کروموزوم سے جب ملے گا تو صرف لڑکا پیدا ہوگا۔ اگر باپ
it's a possibility of permutation and combination. ऐसा कैसे it's clear, but X और Y होने में मेल क्रोमोसोम का possibility of probability है. Naturally, if father gives X chromosome in one action, वो उसके हाथ में भी नहीं है, फादर के हाथ में भी नहीं है ना. मगर फादर के पास तो X क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम दोनों है. हाँ, तो दोनों है. ऑड नंबर में 23 है, तो 11 23 में से 13 Y होंगे. नहीं, वो जो X क्रोमोसोम है, जो 30 पेयर्स की बात मैं कर रहा हूँ, उसमें X भी हो सकता है, Y भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं. खाली X हो सकते हैं, खाली Y हो सकते हैं. हाँ, नेचुरली. तो X क्रोमोसोम Y क्रोमोसोम दोनों फादर के पास है, माँ के पास सिर्फ X क्रोमोसोम है. क्वेश्चन ये है कि बाप ने अगर X क्रोमोसोम दिया तो X क्रोमोसोम की मुलाकात मदर के X क्रोमोसोम से हुई तो सिर्फ बेटी पैदा होगी. बाप ने अगर Y क्रोमोसोम दिया तो Y क्रोमोसोम की मुलाकात माँ के X क्रोमोसोम से हुई तो सिर्फ बेटा पैदा होगा. बाप ने X भी दिया Y भी दिया तो X और Y दोनों की मुलाकात X से होगी तो बेटा भी पैदा होगा, बेटी भी पैदा होगी. होता है ना, बाप ट्विंस होते हैं ना. अच्छा. हाँ, बेटा भी होते हैं, बेटी भी होती है. हाँ, ऑफ कोर्स. बाप ने अगर X भी दिया Y भी दिया है, इन दोनों की मुलाकात होगी X से 2X से बेटा होगा, एक बेटी होगी. तो ये साफ कर दिया है साइंस ने. The responsibility lies with the chromosomes given by the father. Mother has no role to play as for the gender. ये टैबू जो है, सोशल टैबू, वो बिल्कुल बेबुनियाद है. ये साइंसी एतबार से. साइंसी एतबार से. कुरान क्या कहता है इस चीज के ऊपर? सूरह नजम में बात कही गई है, खलक़ज़ ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा मिन नुतफ़तिन इज़ा तुमना, कि अल्लाह तबारक ताला मर्द और औरत का जोड़ा बनाता है. किससे? जोड़ा का मतलब ये नहीं कि दोनों एक साथ पैदा करता है. कभी एक साथ भी पैदा करता है, लड़का और लड़की करके, और कभी लड़का लड़की अलग अलग करके, अलग अलग, यानी जोड़ा बनाता है. जोड़ा बनाता है और मर्द और औरत के जोड़े बनाते हैं. किससे? ये अहम चीज़ है और यही इसका रिप्लाई है. उस नुतफे से जो टपकाई जाती है. अब टपकाने की टेक्निकलिटीज़ पे जाइए अगर, तो फादर ही टपकाता है, मदर नहीं टपकाती हैं. मगर इससे भी ज़्यादा बहुत साफ कर दिया है इब्न कसीर ने तर्जुमा करके इसका. उन्होंने ये कहा है कि बेटा और बेटी, या ये कहिए अल्लाह तबारक खलक़ज़ ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा मिन नुतफ़तिन इज़ा तुमना, अल्लाह तबारक ताला मर्द और औरत का जोड़ा पैदा करता है उस नुतफ़े से जो टपकाई जाती है रहमे मादर में. ये बात क्लियर हो गई ना कि लड़का होगा या लड़की, इसकी जिम्मेदारी उस नुतफ़े पर है, उस जर्म्स पे है जो बाप देता है. टपकाने की बात को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए अगर. ओरिजिनेशन इज थ्रू द फादर हिमसेल्फ, ओनली एंड ओनली, देयर इज नो अदर पॉसिबल, कोई दूसरा तरीका नहीं. तो मैं अक्सर कहा करता हूँ मजाक के तौर पर भी सासों से और नंदों से कि अभी जो अपनी भाभी को तुम तंज कर रही हो कि खाली बेटी जनती है, साइंस ये कहता है, कुरान का ये कहना है, इन चीज़ों को अगर समझो तो पासा पलट गया. तो इस सोशल मसले का हल कुरान करीम ने भी किया है और साइंस ने भी किया है. अब इसी एम्ब्रियोलॉजी के सिलसिले में एक बहुत अहम मुद्दे पर आता हूँ मैं. वो ये है कि आम तौर से ये बात कही जाती है कि माँ के पेट में बेटा है या बेटी, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह तबारक तआला को है, ये कहा जाता था. लेकिन ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स लोग तो पता लगा लेते हैं सोनोग्राफी के ज़रिए, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से. तो ये बात कैसी है? जिस